Hi kids, what's up? How are you doing? Well, this video is all about the remaining types of question on bank reconciliation. But before that, I want you to understand something else, and thereafter we'll start the remaining questions on the bank reconciliation. So let's start and understand what do we need to know before starting the remaining types of question on bank reconciliation statement. So the first thing which we need to know is बैंक ओवरड्राफ्ट. अभी ओवरड्राफ्ट होता है क्या? ओवरड्राफ्ट का मतलब है ड्राइंग ओवर एंड अबव व्हाट डू यू हैव इन योर बैंक बैलेंस. ओके, मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा अगर आप पैसा निकालते हैं तो इसका मतलब आपने ओवर ड्रॉ किया है, आपने ओवरड्राफ्ट किया है. ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. इसमें एक एग्जांपल है कि XYZ ने एक चेक इशू किया 5,000 रुपीज़ का M को, पर आपके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है इस समय वो ₹3,000 है. अब बैंक के पास दो ऑप्शन है. बैंक जब M ने ये चेक जमा कराया अपने बैंक अकाउंट में और उन M के बैंक अकाउंट ने आपके बैंक अकाउंट से पूछा कि ट्रांसफर दिस 5,000 रुपीज टू M's बैंक अकाउंट, तो आपका बैंक के पास दो ऑप्शन है. या तो डिसऑनर कर देगा, वो ये सीधे सीधे बोलता है कि 5,000 रुपये XYZ के अकाउंट में है ही नहीं, तो वी कैन नॉट मेक द पेमेंट. एंड द अदर थिंग इज दे कैन ऑनर द चेक, वो 5,000 रुपये M के अकाउंट में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो बैंक एक सर्टेन लिमिट तक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को कि वो एक लिमिट तक ओवरड्रा कर सकते हैं. सो व्हेन यू ओवरड्रा फ्रॉम व्हाट डू यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट. तो ओवरड्राफ्ट में जनरली होता क्या है? व्हेन योर पेमेंट्स एक्सीड योर रिसीट्स, कि जब आपके पास 10,000 रुपए हैं पर आपने पेमेंट 15,000 रुपए की कर दी, तो पेमेंट जब ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या? अगर आप कैश बुक देखेंगे तो कैश बुक में क्या है? डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि इंक्रीज डेबिट साइड में होता है और डिक्रीज क्रेडिट साइड में होता है. इंक्रीज मतलब जब आपके पास कैश आता है तो आप डेबिट साइड में लिखते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं. पर ओवरड्राफ्ट में क्या हुआ? पेमेंट ज्यादा कर रखी है, तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस हुआ? कैश बुक का. कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्योंकि जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है वी से बैलेंस उस तरफ का है. ओके, तो कैन वी से और वी नीड टू से कि ओवरड्राफ्ट के केस में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरड्राफ्ट के केस में पासबुक का क्या बैलेंस होगा? बिकॉज वी नो जो भी कैश बुक का बैलेंस है उसका अपोजिट पासबुक का बैलेंस होता है. अगर कैश बुक का मेरा बैलेंस क्रेडिट है तो पासबुक, कैश बुक का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो पासबुक का क्या होगा? पासबुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा. ओके, अब इसको लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन क्वेश्चंस द रिमेनिंग टाइप्स व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंड. सो दिस क्वेश्चन is first of all the format remains same. बैंक reconciliation statement of XYZ की है 31 जुलाई, particulars डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट. अब हमें देखना है कि यहाँ पर रूल किसका फॉलो होगा, विच अकाउंटिंग रूल विल फॉलो. तो हमें किस चीज का बैलेंस दे रखा है? दिस क्वेश्चन सेज ऑन जुलाई 31st 2023 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ XYZ showed a credit balance of ₹1,18,100. तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है. ओके, तो कैश बुक का बैलेंस, फॉरगेट अबाउट द ओवरड्राफ्ट फॉर द मोमेंट. सो कैश बुक का बैलेंस दिया, उसका मतलब क्या है कि जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो होगा वो कैश बुक की तरह होगा. और कैश बुक किस तरफ इंक्रीज होती है? डेबिट साइड में इंक्रीज होती है, और किस तरफ डिक्रीज होती है? क्रेडिट साइड में डिक्रीज होती है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. अब क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, जैसे अभी पहले बताया मैंने, पेमेंट एक्सीड्स द रिसीट्स, तो कैश बुक में भी क्या हुआ? पेमेंट एक्सीड्स द रिसीट, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है. कितने से है? 1,18,100. तो इसको हम अमाउंट कहाँ लिखेंगे? 1,18,100. दिस इज द ओनली थिंग विच वी नीड टू डू. यही एक अलग से चीज है जो हमें करने की जरूरत है इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन. इसके अलावा ऑल द मेथोडोलॉजी प्रोसेस विच I have explained in the previous or the part 1 of the bank reconciliation statement, that will remain same. Let's see how. So what is my destination? कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो मेरा डेस्टिनेशन क्या हुआ? पासबुक हुआ. तो अब मुझे क्या करना है? मुझे अपनी कैश बुक में चेंजेस करने हैं. किसकी तरह से? जैसा भी वो जो डिफरेंसेस इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट पासबुक में जैसा हुआ है वैसा ही ट्रीटमेंट मुझे अपनी कैश बुक में उसका इफेक्ट देना है. सेम ट्रीटमेंट व्हाट हैज बीन डन इन दी पासबुक. तो लेट्स सी वन बाय वन कि क्या है क्वेश्चन में. तो द फर्स्ट इज पेमेंट रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर directly by the bank ₹27,300 but no entry was made in the cash book.
तो बैंक के पास डायरेक्टली एक 27,300 रुपए की पेमेंट आ गई, तो बैंक ने तो आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया होगा, पर कैश बुक में, क्योंकि आपको पता नहीं तो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। पर हमें कैसे करना है, जैसा भी पासबुक ने ट्रीटमेंट किया इस ट्रांजैक्शन का वैसे ट्रीटमेंट हम यहाँ कर देंगे। पासबुक में तो इंक्रीज कर दिया होगा, तो मैं यहाँ पर भी इंक्रीज कर दूंगा। तो क्योंकि ये कैश बुक की तरह अकाउंटिंग रूल होंगे, तो मेरे को कहाँ करना है, डेबिट साइड में। सो मैंने इंक्रीज कर दी अपनी कैश बुक को 27,300 से। नाउ सी व्हाट नेक्स्ट, A cash deposit of ₹200 was recorded in the cash book as if there is not bank column therein। तो वो बोल रहा है एक हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, पर जब कैश बुक में लिखा तो मैंने कैश साइड में लिख दिया, बैंक साइड में नहीं लिखा कि बैंक कॉलम जैसे वहां पर है ही नहीं। आई जस्ट फॉरगॉट, जो भी अकाउंटेंट था उसने ये गलती करी। पर हमें ट्रीटमेंट कैसे देना है, पासबुक में। और पासबुक में क्या है, कैश डिपॉजिट करवाया 200 रुपए, पासबुक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, तो मेरे को भी अपने अकाउंट को इंक्रीज करना है 200 रुपए से, तो मैंने डेबिट साइड में 200 रुपए लिख दी। अब क्या है जी, ए चेक इश्यूड ऑफ ₹250 was recorded as ₹205 in the cash column। अब आपने किसी को चेक दिया 250 रुपए का, पर आपने क्या किया, वो एक तो अमाउंट गलत लिखा और कैश कॉलम में लिख दिया, दोनों गलती करी। 205 रुपए से लिखा और कैश कॉलम में। अभी वी आर नॉट फोकसिंग अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमें बैंक कॉलम में क्या हुआ है हमें उसको फोकस करना है। बैंक कॉलम में तो इसकी कोई एंट्री नहीं हुई, पर हमें पासबुक में क्या हुआ होगा, जब आपने चेक इशू किया उसने एनकैश कर लिया तो 250 रुपए से आपका बैलेंस बैंक ने रिड्यूस कर दिया, तो मेरे को भी अपना बैलेंस यहाँ पर 250 रुपए से रिड्यूस करना है। तो आई हैव रिटन दिस एज ए माइनस इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। The next is the payment side of the cash book was undercast by ₹100। तो पेमेंट साइड में आपने जब टोटलिंग करी 100 रुपए से कम करी, लेट्स से आपने पेमेंट करी 500 रुपीज की, पर आपने जब टोटल किया तो पेमेंट का टोटल किया 400 रुपीज, 100 रुपए से कम है। तो मेरे को अब जब आपने पैसा और चेक जो भी किसी को इश्यू किया, तो बैंक ने तो 500 रुपए से क्रेडिट डेबिट किया होगा आपके अकाउंट, और वी कैन से आपका अमाउंट रिड्यूस किया होगा, अकाउंट को रिड्यूस किया होगा 500 रुपए से। तो मेरे को भी यहाँ 500 से रिड्यूस होना चाहिए, पर मैंने रिड्यूस कितने से किया, 400 से, क्योंकि मैंने अंडरकास्ट किया है। तो 100 रुपए से मैं और अपने अकाउंट को रिड्यूस करूंगा, तो 100 रुपए से मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट को रिड्यूस कर दिया, और रिडक्शन कैश बुक में क्रेडिट साइड में होती है, तो क्रेडिट साइड में 100 रुपए से लिख दिया। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट अलाउड फॉर ₹112 was recorded as ₹121 in the bank column। अब क्या हुआ, आपने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट खर्चा है, खर्चा डेबिट साइड में इंक्रीज होता है, तो आपके पास 3 कॉलम और कैश बुक, जैसे कैश बुक है तो उसमें डिस्काउंट का भी कॉलम होता है, कैश बुक कैश का अकाउंट भी होता है, बैंक अकाउंट भी होता है। आपने क्या किया, कैश डिस्काउंट में ये 112 लिखने की जगह बैंक के कॉलम में 121 डेबिट साइड में लिख दिया, क्योंकि आप डेबिट साइड में एंट्री कर रहे थे, पर आपने डिस्काउंट कॉलम में ना लिख के बैंक कॉलम में कर दिया। तो अभी क्या हुआ, आपने अपना कैश बुक को इंक्रीज कर दिया 121 से, पर क्योंकि कैश डिस्काउंट है, इसका रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन पासबुक में नहीं हुई होगी, तो मेरे को अपने अकाउंट को भी रिड्यूस करना है। मैंने कितने से इंक्रीज किया, 121 से बैंक कॉलम इंक्रीज किया, तो मैं अपने बैंक अकाउंट को रिड्यूस करूंगा 121 से, और रिडक्शन किस तरफ करूंगा, क्रेडिट साइड में। तो मैंने यहाँ पर 121 का रिडक्शन कर दिया अपनी कैश बुक में इन दिस स्टेटमेंट टू मैच द बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। अब देखते हैं टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो 1,18,450, तो डेबिट साइड में भी हमें उतना लिखना पड़ेगा, एंड द बैलेंस रिमेनिंग इज 90,829। सो अभी अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो वी कैन से पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा, और पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब भी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। सो वी कैन से बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट ओवरड्राफ्ट। नाउ वी हैव कवर्ड दिस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। Now cover the last type, that is overdraft as per passbook, and understand the next question. So देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे पासबुक का ओवरड्राफ्ट को ट्रीट करते हैं। The format of the bank reconciliation statement will remain same, and this question says XYZ have 2 bank accounts, 2 बैंक अकाउंट्स हैं उसके पास, अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2। अकाउंट नंबर 1 के बारे में वो बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 1 रिलेटेड कुछ पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं, एंड ही सेज अस टू कंप्यूट द बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें फाइंड आउट करना है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमें इसका मतलब बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा, विच इज एट पॉइंट नंबर 6 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 40,950। क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि हमें पासबुक दी हुई है, और जो रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग होंगे दैट विल बी एज पर द पासबुक। एंड पासबुक इंक्रीज किस तरफ होती है, क्रेडिट साइड में, एंड डिक्रीज किस तरफ होती है, डेबिट साइड में। अब क्योंकि ओवरड्राफ्ट है पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस, एंड डेबिट बैलेंस वी राइट ओवर हियर 40,950।
अब दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन. व्हाट इज माय डेस्टिनेशन इन दिस क्वेश्चन? माय डेस्टिनेशन इज वी हैव टू कंप्यूट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो रूल्स क्या रहेंगे टू रिकंसाइल? कि मुझे अपनी पासबुक में चेंजेस करने हैं. उसी तरह से जो भी ट्रांजैक्शंस दी हुई है उस ट्रांजैक्शन ट्रीटमेंट जैसा कैश बुक में हो रखा है वैसे ही ट्रीटमेंट मैं पासबुक में कर दूंगा तो मेरा बैंक रिकंसाइल हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन क्या ट्रांजैक्शंस हैं एंड वी see how their treatment goes in this bank reconciliation statement. The first is out of checks amounting to rupees 8,000 drawn by XYZ on July 27. XYZ ने कुछ चेक इशू किए 8,000 रुपए के. उसमें से 3,000 रुपीज का चेक वॉज एनकैश ऑन अगस्त 23. तो 8,000 रुपए में से 5,000 रुपए के चेक तो एनकैश हो गए थे 31 जुलाई तक. पर एक चेक था 3,000 का विच गेट एनकैश, जो कि पैसा बैंक ने हमारे अकाउंट को रिड्यूस किया, तो रिडक्शन अगस्त में हुई है. अब क्योंकि हमें पासबुक में एडजस्टमेंट करनी है एज पर कैश बुक, और कैश बुक में जब हमने 8,000 रुपए के चेक लिख के दिए होंगे तो उसी टाइम अपने बैंक अकाउंट को रिड्यूस कर दिया होगा 8,000 रुपए से. पर क्योंकि अभी ओनली 5,000 ही बैंक के अकाउंट से रिडक्शन है तो मुझे एक्स्ट्रा 3,000 का रिडक्शन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा टू रिकंसाइल द स्टेटमेंट. सो अब रिडक्शन है, रिडक्शन गोज इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक. सो विल राइट डाउन 3,000 ऑन द डेबिट साइड कि हमने पासबुक में से 3,000 रुपीज रिड्यूस कर दिए क्योंकि कैश बुक में ऑलरेडी 8,000 रुपए की रिडक्शन हो रखी है. नाउ द सेकंड इज क्रेडिटेड बाय बैंक विद रुपीज 3,800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम. बैंक ने 3,800 रुपए का इंटरेस्ट कलेक्ट किया बट द अमाउंट इज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. पर उससे रिलेटेड कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई. तो बैंक ने तो हमारे अकाउंट को इंक्रीज कर दिया 3,800 से, पर क्योंकि XYZ को इसके बारे में कुछ पता नहीं था तो हमारी कैश बुक में इस 3,800 रुपए से कोई भी बैंक अकाउंट इंक्रीज नहीं हुआ. तो मुझे क्योंकि कैश बुक की तरह ट्रीटमेंट करना है तो कैश बुक में इस ट्रांजैक्शन रिलेटेड कोई एंट्री नहीं हुई, तो मेरे को पासबुक में से भी वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड एंट्री का रिडक्शन इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा. सो व्हाट आई डू, आई रिड्यूस द इंटरेस्ट अमाउंट इन दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर 3,800 एंड द रिडक्शन, क्योंकि पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक डिक्रीज क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में होती है, तो मैंने डेबिट साइड में 3,800 रुपए से अपने अकाउंट को रिड्यूस कर दिया पासबुक में. The fourth is, the third one is rupees 10,900 paid in by XYZ in cash and by check. As XYZ ने 10,900 रुपए जमा कराए, उसमें से कुछ कैश था कुछ चेक था. पेड इन का मतलब है पेड इन टू मतलब डिपॉजिट कराना. यहाँ पर 20 आपको काफी स्पेसिफिक होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, क्योंकि अगर आपने उन वर्ड्स को गलत समझा तो आप उनका ट्रीटमेंट भी गलत करेंगे. सो कई सारे वर्ड्स आई कीप ऑन एम्फेसाइजिंग एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू कि ये वर्ड का मतलब क्या है सो दैट यू कैन ट्रीट दैट करेक्टली. तो 10,900 रुपए पेड इन बाय XYZ मतलब जमा करवाए, कुछ कैश में थे वो 10,900 में से और कुछ चेक था. अब उसमें से चेक अमाउंटिंग टू 3,800 वर कलेक्टेड ऑन अगस्त 7. बैंक ने उसमें से 3,800 रुपए का चेक कब कलेक्ट किया? अगस्त में. तो हमने तो जब अपना कैश बुक बनाई होगी तो ये अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को इंक्रीज कर दिया होगा 3,800 से भी. पर बैंक ने मेरे अकाउंट को इंक्रीज कब किया? अगस्त में, क्योंकि मेरे को ट्रीटमेंट देना है एज पर कैश बुक, और कैश बुक में अगर 3,800 का इंक्रीज है तो यहाँ स्टेटमेंट में भी मैं अपनी पासबुक में 3,800 इंक्रीज कर दूंगा एंड दैट इंक्रीज विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट पासबुक में जो इंक्रीज होता है वो क्रेडिट साइड में होता है. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ए चेक ऑफ रुपीज 780 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन जुलाई 28. पासबुक में एक चेक था 780 रुपए का जो उसने क्रेडिट किया. क्रेडिट मतलब मेरे अकाउंट को उसने बैंक ने इंक्रीज किया 780 रुपए से, और वो चेक क्या हुआ? बीइंग डिसऑनर्ड, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया. इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक. तो बैंक ने पासबुक में अगेन मेरे अकाउंट को डेबिट किया, पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट किया क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया. वो कब डिसऑनर हुआ? जो उसकी एंट्री जो उसने पास करी अगस्त में करी. ओके, अब देखते हैं कैश बुक में इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ. कैश बुक में इसका रिलेटेड एंट्री, देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल अगस्त 15. 15 अगस्त तक कैश बुक में इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी. इसका मतलब XYZ ने अपने बैंक अकाउंट में 780 रुपए से इंक्रीज रखा ऑन 31 जुलाई. अब यहां पर डेट्स जरूर ध्यान में रखना क्योंकि 31 जुलाई को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख रहे हैं. तो बैंक जो XYZ का अकाउंट है उसमें 780 रुपए इंक्रीज है डाले हुए एज ए डिपॉजिट ऑन 31 जुलाई. बैंक स्टेटमेंट में क्या है? बैंक स्टेटमेंट भी 31 जुलाई को 780 रुपए का क्रेडिट है क्योंकि जो डेबिट किया है उसने अगस्त में किया है. तो अगर हम देखें पासबुक में भी 780 रुपए इंक्रीज है और मैंने अपने बैंक अकाउंट में कैश बुक आल्सो 780 रुपए का इंक्रीज दिखाया है.
तो दोनों मैच करते हैं. सो इट मीन्स वी डू नॉट रिक्वायर, हमें कोई भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ऑन 31st जुलाई द अकाउंट्स ऑफ माई पासबुक एज वेल एज द अकाउंट्स इन माई कैश बुक in bank column matches. Okay, the next is the debit balance of rupees 1500 as on the previous day was brought forward as a credit balance. अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपनी पासबुक में एक डेबिट बैलेंस था 1500 रुपये का, पर जब वो नेक्स्ट डे उसको कैरी फॉरवर्ड किया, ब्रॉड फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने 1500 रुपये डेबिट साइड में लिखने की जगह क्रेडिट साइड में लिख दी. अब उससे क्या हुआ, जो डेबिट बैलेंस होना चाहिए था वो क्रेडिट बैलेंस हो गया. ये तो बैंक ने गलती करी है, कैश बुक में तो ऐसी कोई गलती है नहीं, तो कैश मेरे को इस ट्रांजेक्शन को सुधारना पड़ेगा. अब कैसे करूंगा मैं, मेरे को डेबिट बैलेंस चाहिए 1500 रुपये का, तो मैं अगर डेबिट साइड में 3000 रुपीज लिख दूंगा तो अपने आप डेबिट बैलेंस 1500 का बचेगा, क्योंकि 3000 मैंने करेक्शन एंट्री डाली है, 1500 एज ए गलती से क्रेडिट साइड में लिखा जब ब्रॉड फॉरवर्ड किया, तो 3000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 1500 बैलेंस ऑफ द डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, तो बैलेंस उसी का आ जाएगा. तो इसमें मेरे को डेबिट साइड मतलब मेरे को रिड्यूस करना है कितने अमाउंट से, डबल अमाउंट से, तभी मैं 1500 का बैलेंस लेके आऊंगा. सो फॉर दिस ट्रांजेक्शन व्हाट आई नीड टू डू, पासबुक के 1500 रुपये मेरे को रिड्यूस करने पड़ेंगे, सॉरी 3000 रुपीज रिड्यूस करने पड़ेंगे टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ 1500 एज वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो गलती की थी. तो यहाँ पर हमने 3000 डिक्रीज कर दिए पासबुक में से इस स्टेटमेंट में. अब देखते हैं जी टोटल किसका ज्यादा है, टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है 50,750. सो विल राइट द सेम इन द क्रेडिट साइड. तो बैलेंस किस तरफ आ गया, बैलेंस निकल के आएगा 46,950 इन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डेबिट साइड मोर है, इसीलिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है. तो पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या हुआ, कैश पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, तो कैश बुक में भी क्या होगा, वो ओवरड्राफ्ट होगा, और इसलिए हम इसको बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे. क्लियर है. अब ये तो ट्रीटमेंट है of these all 4 types of transaction which we have covered in bank reconciliation statement. So difficulty कुछ नहीं है, the rules जो हम adjustment करते हैं that remain same. overdraft में सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है कि स्टार्टिंग में हमें किस साइड लिखना है. अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश बुक क्रेडिट साइड में रिड्यूस होती है. एंड जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, पेमेंट इज मोर देन रिसीव्स. तो पेमेंट मैं कैसे ज्यादा कर पाऊं, क्योंकि बैंक ने जो भी चेक्स मैंने एक्स्ट्रा इशू करे थे वो बैंक ने ऑनर किए, और इस वजह से मैंने एक्सेस पेमेंट कर पाया. तो कैश बुक में मेरा पेमेंट एक्सीड इन रिसीट्स किस तरफ होगा, क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं और डेबिट साइड में हम रिसीट्स लिखते हैं. और इसीलिए जब ओवरड्राफ्ट दिया होता है कैश बुक का, तो विल राइट डाउन द बैलेंस ऑफ द ओवरड्राफ्ट इज ऑन द क्रेडिट साइड. और अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो पासबुक का बिकॉज इट्स बीइंग अपोजिट टू दैट, तो उसमें कहाँ लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे. उसके अलावा जो रूल्स ऑफ एडजस्टमेंट है दैट रिमेन सेम, वेदर द बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक इज गिवन, वेदर द बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट ऑफ द कैश और पासबुक इज गिवन. तो उसमें रूल्स क्या रहता है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, अगर कैश बुक में पहुंचना है तो मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसा ट्रीटमेंट उस ट्रांजेक्शन में कैश बुक में हुआ है वैसे ही मैं पासबुक में दूंगा, और वाइस वर्सा. So I hope now you are clear about all the 4 types of questions related to bank reconciliation statement. पर अगर फिर भी अगर आपको लगता है कुछ समझ नहीं आया, कुछ इश्यूज है, कुछ क्लैरिटी है, कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं आपको उसका जवाब दूंगा और आपको क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. आई होप दैट आई हैव क्लैरिफाइड all the doubts, whatever in your mind related to bank reconciliation statement. Go this video very well, and still any issues, do right. Take care. Bye bye. God bless you.